चलिए नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग व्यय का विभाजन पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम लोग कौमार भेद की निरुक्ति, परिभाषा और साथ साथ में औषधियों का निर्धारण कैसे करते हैं वो देखे थे। दूसरी क्लास में हम लोग करते हैं व्यय का विभाजन। निसंदेह टॉपिक थोड़ा छोटा होगा पर है बहुत महत्वपूर्ण। शुरुआत हम करते हैं चरक संहिता से। चरक संहिता को अगर यहाँ देखें तो चरक विमान 8, ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। जब चरक विमान 8 पढ़ेंगे तो वो बातें हमको मिलेंगी ही। ये कहते हैं बाल्यावस्था, मध्यावस्था और जीर्णावस्था। तो बेटा ध्यान रखिएगा, चरक यही 3 डिवीजन किए हुए हैं और उनके डिवीजन को याद रख सकते हैं बा, म और जी। एकदम याद रखिएगा, बा, म, जी। और क्या याद रखेंगे? 30 और 60। ठीक है, इतने से ही पूरी बात हो जाती है। अगर चरक की बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है तो बा, म, जी, बा, म, इसको बा कर सकते हैं। ठीक है, बा, म, जी, 30, 60। मतलब 0 से लेके 30 वर्ष तक बाल्यावस्था होगा, 30 से लेके 60 क्या होगा? मध्यावस्था। और जीर्णावस्था का समय जो होता है 60 से लेके 70 वर्ष मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बाल्यावस्था को देखें तो चरक की एक उसमें देखिए, स्थूल रूप से ये पूछा गया सवाल है, स्थूल रूप से व्यय के 3 ही भेद बताएं। स्थूल रूप मतलब मोटा मोटा ये 3 ही भेद बताए हुए हैं। लेकिन बाल्यावस्था में आते हैं तो इसके 2 पार्ट और कर दिए हैं। बाल्यावस्था को 1 से लेकर 16 वर्ष और 16 वर्ष से 30 वर्ष। मतलब बाल्यावस्था के 30 वर्ष की पूरी कहानी को 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक से लेकर 16 वर्ष और दूसरा 16 से लेकर 30 वर्ष तक। ये बहुत प्रैक्टिकल, बड़ी व्यवहारिक बात कहे हुए हैं। 1 से लेकर 16 वर्ष में क्या होगा? अपरिपक्व धातु। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अजात, यहाँ देखिए अ लिखा हुआ, म में हल लगा है, अ जुड़ा। अजात व्यंजन मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और वो इसमें नहीं मिलते हैं। और आगे कहते हैं ये सुकुमार होगा। अजात व्यंजन ध्यान रखिएगा, अजात व्यंजन है ना। और सुकुमार होगा, अक्लेश सहम होगा, असंपूर्ण बलम होगा। मतलब सुकुमार में आएगा, क्लेश का सहन नहीं कर पाएगा और संपूर्ण बल उसका पूरा भी उत्पन्न नहीं होगा। असंपूर्ण बलम, ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट म में हल लगा है, फिर आगे का अ मिलके पूरा म हो गया है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्लेष्म धातु की प्रधानता किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। षोडश वर्षम, 16 वर्ष तक, 16 वर्ष की पूरी कहानी यहीं पे आपके क्लियर हो जाती है। अपरिपक्व धातु, अजात व्यंजन, सुकुमार होगा, अक्लेश होगा, असंपूर्ण बल होगा और श्लेष्म धातु की प्रधानता होगी। अब 16 से 30 तक अगर देखते हैं तो 16 से 30 वर्ष की जो आयु होती है उसमें विवर्धमानम धातु, जो भी धातु के गुण होते हैं वो विवर्ध होते हैं, बढ़ते रहते हैं। प्रायण अनवस्थित सत्वम, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनवस्थित सत्वम और 63 वर्षम उद्दिष्टम। मतलब 16 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था तक मन का स्थिर न रहना। अनवस्थित सत्वम, सत्व कहते हैं मन को, मन का स्थिर न रहना, ये आपको मिलता है किसमें? 16 से 30 वर्ष बाल्यावस्था में। तो चरक की इस बात को समझिएगा, बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता होती है, मध्यम अवस्था में पित्त की प्रधानता होती है, जीर्णावस्था में वात की प्रधानता होती है। बाकी हम अगर चरक को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ जो भी संहिताओं में बातें कही गई होंगी उसको हम ध्यान से देखेंगे ही। इस काश्यप संहिता के इस नोट्स में या कौमार भेद के इस नोट्स में व्यय विभाजन में चरक संहिता की इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। जब हम भाव मिश्र की बात करते हैं तो भाव मिश्र क्या किए हैं? बाला, तरुणी और प्रौढ़, ये 3 ध्यान रखिएगा। इसको याद कर लेते हैं, वा, त, प्रो, है ना, वा, त, प्रो। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 16 और 32। देखिए सामान्य सा तरीका होता है चीज़ों को याद करने का। बाल्यावस्था 1 से 16 वर्ष की अवस्था होगी, तरुणी की अवस्था 16 से 32 होगा और प्रौढ़ की अवस्था 32 से 50 माना गया है। 16, 32 बल्कि 50 लिख दें यहाँ पे, 16, 32 और 50।
मतलब बालावस्था 16 वर्ष तक है, तरुणी की अवस्था 16 से 32 है, प्रौढ़ की अवस्था 32 से 50 होगा। और वृद्धा की अगर हम बात करें तो 50 वर्ष के ऊपर से लेके मृत्यु पर्यंत तक की आयु को हम क्या मानते हैं, वृद्धावस्था मानते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, नोट्स में लास्ट पॉइंट लिखा नहीं गया है। तो बाल्या की अवस्था कितनी होगी, 16 वर्ष, तरुणी की अवस्था 32 वर्ष और प्रौढ़ की अवस्था 50 वर्ष तक। ठीक है, प्रो बाला, तरुणी और प्रौढ़ा 16, 32 और 50। जिस तरह आपने यहाँ याद किया था बा म जी 30 और 60, 0 से लेके 30 वर्ष की अवस्था तक बाल्यावस्था, 30 से 60 लेके मध्यम अवस्था और 60 के आगे बढ़ते हैं तो 100 वर्ष तक जाते हैं। ये अवस्था किसकी होती है, वृद्धावस्था की होती है ना। क्योंकि देखिए ये पूरा खेल अंकों का है, तो अंकों को आप किस तरह अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं वही सबसे आसान तरीका होता है इन चीज़ों को ध्यान रखने का जो है। ठीक है, भाव मिश्र के आगे आते हैं तो यहाँ आपको सुश्रुत संहिता मिलते हैं। सुश्रुत संहिता में देखिए तरीका वही होगा, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, तरीका वही होगा। अब ये बाल्यावस्था को 3 वर्गों में डिवाइड किए हैं। हालांकि बड़ी आसान सी बात है, एक क्षीरप होगा, एक क्षीरन्नाद होगा और एक अन्नाद होगा। क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप उसे कहते हैं जो केवल क्षीर का प्रयोग करता हो, जो छोटा सा बालक होगा 1 वर्ष तक केवल माँ के स्तन पे आधारित होता है, वो 0 से लेके 1 वर्ष होगा। क्षीरन्नाद मतलब जो स्तन का भी पान करता हो और साथ में कुछ न कुछ अन्न का भी प्रयोग करता हो, ये 1 से लेके 2 वर्ष होगा। और अन्नाद के लिए कह दिया गया 2 से लेके 16 वर्ष तक। 2 से लेके 16 वर्ष की अवस्था किस में आती है, अन्नाद में आती है। तो बेटा बाल्यावस्था अगर सुश्रुत के अनुसार भी देखा जाए तो 1 से लेके 16 वर्ष ही होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 से 16 में वो 3 भागों में डिवाइड कर लिए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 16 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ अमूमन आप गलत नहीं करते हैं क्योंकि इतनी सामान्य सी बात है, एक बार भी पढ़ने पर आपको याद रहता है। मध्यावस्था की अगर हम बात करें तो मध्यावस्था को 4 भाग में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा 4 भाग में, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। 4 नाम क्या क्या हो जाएगा, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। ठीक है, अब देखिए वृद्धावस्था, वृद्धि वाला कब होता है, 16 से लेके 20 वर्ष तक। देखिए 15-16 वर्ष तक हर बच्चों की आयु लगभग बच्चों जैसा ही लगता है, और जो उनकी वृद्धि का समय होता है वो 16 से लेके 20 वर्ष के बीच होता है। तो 16 से लेके 20 वर्ष की अवस्था को इन्होंने वृद्धि कहा है। अब देखिए 16 से 20 हो गया, अब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 70। हानि वाली क्या होगा, 40 वर्ष पर आदमी सबसे अपने पीक पे रहता है, सबसे अपने उत्कृष्टता पे रहता है, और 70 वर्ष की अवस्था तक क्या माने, हानि माने हुए हैं। तो वृद्धि के लिए होता है 16 से 20, यौवन के लिए 20 से 30। अब ध्यान रखिएगा, अगर सुश्रुत एक पूछा जाए प्रश्न कि सुश्रुत के अनुसार यौवन अवस्था क्या मानी गई है, तो आप 20 से 30 बोलेंगे। बेस्ट तरीका ये होगा, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि को आप ध्यान रखिएगा। 16 से 20 ये हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 70। संपूर्णता की आयु कितनी मानी गई है, 30 से 40 मानी गई है। ये आपके लिए संपूर्णता की आयु मिलती है। और हानि कितना माना गया है, 40 से लेकर 70 वर्ष तक। तो ये सारे फिगर आप नोट्स खोल के क्लास करिएगा, और सारी चीज़ें नोट्स में एज सच लिखी हुई है, और इसको एज सच ही अपने दिमाग में रख लीजिएगा। वृद्धावस्था की बात आती है तो वृद्धावस्था की आयु 70 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। अब आप थोड़ा कंपेयर करने का प्रयास करिए तो यहाँ आपको यही मिलेगा कि चरक कहते हैं वृद्धावस्था 60 साल के ऊपर होता है। भाव मिश्र को अगर देखें तो कहते हैं 50 वर्ष के ऊपर वृद्धावस्था होता है, और सुश्रुत की अगर हम बात करें तो कहते हैं 70 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था आती है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनते हैं तो इसी तरह के बनेंगे। आप चरक हो गए, भाव प्रकाश हो गए, सुश्रुत हो गए, अभी काश्यप को देखेंगे, हारित को देखेंगे। सभी बातों को अपने में दिमाग में रखते हुए अपने प्रश्नों को अटेंड करेंगे जो है। ठीक है, तो वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि, ये 16 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 70 हो जाता है। अब यही एक बात और ऐड कर दी गई है, नोट्स में ये 2 पॉइंट लिखा नहीं है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अगर ये देखिए जो बाल्यावस्था की 3 अवस्थाओं को सुश्रुत जो है क्षीरप, क्षीर अन्नाद और अन्नाद कहे हुए हैं, वही बात आपको
वृद्ध बागभट्ट के अनुसार देखा जाए, वृद्ध बागभट्ट मतलब अष्टांग संग्रह, और भाव प्रकार, भाव मिश्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, भाव मिश्र मतलब भाव प्रकार। देखिए वृद्ध बागभट्ट का काल होता है 6वीं शताब्दी, ये ध्यान रखिएगा। भाव मिश्र का काल होता है 16वीं शताब्दी। हम आपको जहाँ जहाँ भी मुख्य आचार्यों के काल की बात की जाती है हम बिल्कुल इंडिकेट कर देते हैं, ताकि आप बाकी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो इतने लोगों का काल याद करना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, और एग्जाम में हर साल एक आध सवाल ऐसे मिलते हैं। तो वृद्ध बागभट्ट का काल माना जाता है 6वीं शताब्दी और भाव मिश्र का काल 16वीं शताब्दी। ठीक है, ये दो याद कर लीजिएगा। अब देखिए कहते क्या है, स्तन्य वृत्ति, आहार वृत्ति और उभय वृत्ति, ये तीन नाम ध्यान रखिएगा। स्तन्य वृत्ति मतलब जो बालक केवल दूध पर आधारित हो, जैसे क्षीरप हो गया। आहार वृत्ति मतलब जो बालक केवल आहार पर आश्रित रहता हो, जिसको सुश्रुत अन्नाद कह दिए हैं। और उभय वृत्ति उसे कहते हैं जो स्तन्य, क्षीर और आहार दोनों का प्रयोग करता हो। तो स्तन्य वृत्ति, आहार वृत्ति और उभय वृत्ति, नामशः बाल्यावस्था के ये तीन भेद किसने बताए हैं? वृद्ध बागभट्ट बताए हैं। दूसरी बात अगर हम कहें, दुग्धासी जो केवल दूध को, असी मतलब होता है पीना, खाना, ऐसी बात की जाती है। दुग्धासी जो केवल दूध पे रहता हो। दुग्ध अन्न आसी जो दूध और अन्न दोनों का प्रयोग होता है। अन्न भुक कहते हैं जो केवल अन्न का प्रयोग करता है। तो भाव मिश्र के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चरक जैसा क्षीरप, क्षीर अनाज, अनाज, उसी बात को इन्होंने कैसे कह दिया है, दुग्ध आसी, दुग्ध अन्न आसी और अन्न भोग। नामतः बाल्यावस्था के ये तीन भेद किसने किए हैं? भाव मिश्र के हैं। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉप में हो, तब भी ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जरूरत पड़ने पे इसको नोट लिख देते हैं कहीं तो आपके काम आता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इस तरह की चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर समझें, दोनों बातें हम सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक परमानेंट कैसे याद कर सकते हैं कि कौन सी बातें किसने कही है? तो देखिए वृत्ति से, वृत्ति और वृत्ति, यहाँ जो व्री यहाँ है, जो व्री यहाँ है, जो व्री यहाँ है, वही व्री यहाँ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्तन्य वृत्ति, आहार वृत्ति और उभय वृत्ति किसने कहा है? तो वृद्ध बागभट्ट ने कहा है। एक बार में ध्यान रहा। दूसरी बात अगर कहें, दुग्ध आसी, दुग्ध अन्न आसी और अन्न भोग। देखिए दूध, आज के समय में दूध जो है, एक तो शुद्ध दूध मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर दूध मिल भी जाता है तो उसका भाव बहुत ज़्यादा होता है। जो दुग्धासी, दुग्ध अन्न आसी और अन्न भूख की बात किसने कही है? ये भाव कहे हैं, मतलब भाव मिश्र कहे हुए हैं। तो सुश्रुत के इस क्लासिफिकेशन के साथ इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करें काश्यप संहिता को लेके, तो काश्यप संहिता का डिवीज़न थोड़ा सा चेंज है। पहले ये तो गर्भावस्था को ऐड कर लिए हैं, ध्यान रखिएगा, जन्म तक। अब माँ के गर्भ में से ही बालक की आयु शुरू हो जाती है, तो इन्होंने जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कह दिया। अब आपसे ये पूछा जाता है, पूरे चरक को देख लीजिए, पूरे सुश्रुत को देख लीजिए, पूरे भाव मिश्र को देख लीजिए, कहीं भी जो क्या किए हैं, गर्भावस्था को ऐड नहीं किए हैं। गर्भावस्था को वय विभाजन में कौन जोड़ा है? ये काश्यप जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमारावस्था। इसमें कई बार सवाल पूछा गया है। एक बार पूछा गया था गर्भावस्था को किसने जोड़ा है, तो आपका उत्तर होता काश्यप। एक बार पूछा गया था गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमारावस्था जैसी ये वय विभाजन किसने किया, तो इसका भी उत्तर क्या होता है? काश्यप संहिता होता है। तो देखिए गर्भावस्था जन्म तक, बाल्यावस्था 1 वर्ष तक और कुमारावस्था 2 से लेकर 16 वर्ष तक हो जाता है। तो चाहे 16 वर्ष तक कह लीजिए, क्योंकि 1 वर्ष तो इसी में आ जाएगा, हमने 2 से 16 कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। बात आती यौवन अवस्था, और को याद ध्यान रखना होगा 16 से लेकर 32 तक। अब हमें जानबूझ के यहाँ पर इस तरह लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, यौवन अवस्था काश्यप के अनुसार कितना होता है? 16 से लेकर 34 वर्ष। और ये पीजी का पूछा हुआ सवाल है, आप बगल में नोट कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पर गलत ना करें। मध्यम अवस्था कब शुरू होता है? इनका 34 से 70 शुरू होता है, और वृद्धावस्था फिर कितना होता है? 70 वर्ष के बाद होता है। अब आप थोड़ा कंपेयर करिए,
जो सुश्रुत कहते हैं वृद्धावस्था 70 वर्ष के बाद सुनना शुरू होता है, वही बात आपको किससे मिल जाती है? काश्यप के अनुसार मिल जाती है, वृद्धावस्था 70 वर्ष के बाद शुरू होता है। अब इन दो लोग को कंपेयर हम बार बार स्लाइड करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको इसी तरह इसको तैयार रखना है। भाव मिश्र वृद्धावस्था कब कहते हैं? भाव मिश्र वृद्धावस्था 50 वर्ष के बाद कहते हैं, और चरक को अगर ध्यान रखें तो वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद करते हैं। तो पूरी बात को फिर समझिएगा, चरक के अनुसार वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद शुरू होता है, भाव मिश्र के अनुसार वृद्धावस्था 50 वर्ष के बाद शुरू होता है, सुश्रुत के अनुसार वृद्धावस्था 70 वर्ष के बाद शुरू होता है, और काश्यप के अनुसार भी वृद्धावस्था 70 वर्ष के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी एक बार फिर बोल देते हैं, काश्यप के अनुसार जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था, 1 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था, 2 से लेकर 16 वर्ष तक कुमारावस्था, 16 से 34 वर्ष तक की यौवन अवस्था, मध्यम अवस्था ध्यान रखिएगा 34 से लेकर 70, 34 में 2 का गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 2 का गुणा और 2 का जोड़ना ये आपको अक्सर मिलेगा। तो यहाँ भी देखिए ये किया गया था, 16 में 2 का गुणा किया गया, 2 जोड़ दिया गया, 34 में 2 का गुणा किया गया, 2 को जोड़ दिया गया। तो ये 2 वाली बात ना आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं, और जब काश्यप की बात आती है थोड़ा सा हमको क्लू मिल जाता है कि मेरा कौन सा आंसर सही है। अगर इस बात को आप पढ़ते समय ही ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आने वाले इस तरह के प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं करेंगे। काश्यप का रूल ही है 2 का गुणा करना है, 2 जोड़ना है। अब देखिए यौवन अवस्था 16 वर्ष शुरू हो गई, 16 वर्ष में यौवन शुरू हो जाता है, 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिए। मध्यम अवस्था जो 2 का गुणा करके 2 जोड़े 34 आए, मध्यम 34 से 70, 34 से 70 आने में 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे जो है। ठीक है, तो ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक बड़े प्यारे आचार्य आते हैं, इन आचार्य का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। और जब इनका नाम आता है, हालांकि हरित संहिता का हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और हरित चाहे चरक पढ़ते समय, चाहे सुश्रुत पढ़ें, चाहे वो कोई भी शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़िए, और शॉर्ट सब्जेक्ट में आप केवल रस शास्त्र को छोड़ दीजिए तो लगभग हर जगह इनका नाम कहीं न कहीं आता है जो है। ठीक है, और जहाँ जहाँ आता है उसको हम ध्यान भी रखते हैं, और नोट्स में भी सारी बातों को इंक्लूड किया ही गया है। तो वहाँ आप जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे बाल्यावस्था को अगर देखें 16 वर्ष तक। ठीक है, अब युवा कितना बढ़िया बोले हैं, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बोले हैं, एक ही बाल्यावस्था 16 वर्ष तक, युवा अवस्था 25 वर्ष तक। सबसे सही हमको यही लगता है कि लोग वैसे भी कहते हैं कि आप 25 वर्ष के युवा हो, तो 25 वर्ष का युवा ध्यान रखिएगा। और मध्यम अवस्था कब होता है? 70 वर्ष तक, मतलब 25 से आगे बढ़े और 70 वर्ष तक की अवस्था मध्यम अवस्था कहलाती है। वृद्धावस्था 70 वर्ष मतलब जो सुश्रुत फॉलो किए थे वही फॉलो ये हरित भी किए हुए हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि युवा अवस्था 25 वर्ष, हाँ कुछ नहीं करना है, वाई 25। और आपको देखो याद करना है ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिए, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये पढ़ते समय नोट्स पर ऐसे बगल में लिख लीजिए, वाई मतलब युवा, 25 मतलब 25 वर्ष, एच मतलब होता हरित। और हम आपको सिर्फ ये याद नहीं कराना है, जब भी आप कोई चीज़ याद करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ बना लीजिए, ये बात आप ही याद रखेंगे। तो आपसे कभी भी कोई पूछ दे कि यार युवा अवस्था वाला क्या था, तो अच्छा 25 हरित यही तो था, तो हरित में युवा अवस्था 25 वर्ष माना हुआ है। इनका एक छोटा सा और डिवीज़न है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ये 4 बातें बोले हैं, बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रगल्भा। थोड़ा इसको समझिएगा, याद ही करना है। बाला 5 वर्ष की, मुग्धा 11 वर्ष की, मतलब बाला 5 वर्ष की किसी बच्ची को कह सकते हैं, बच्ची के ही बाद में बात की गई है, लड़कियों के बारे में बात की गई है। बाला लड़कियों को बोलते हैं। 5 वर्ष की कन्या को या लड़की को हम क्या बोलेंगे? बाला बोलेंगे। 11 वर्ष को हम क्या बोलेंगे? मुग्धा बोलेंगे। 20 वर्ष को प्रौढ़ा बोलते हैं, और 33 वर्ष को हम प्रगल्भा बोलते हैं। तो डिवीज़न तो किए हैं, और हम अगर ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देखें तो शायद कभी अगर सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि हरित के अनुसार मुग्धा की आयु कितनी होगी, तो आपको 11 टिक करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया के सारा डिवीज़न अगर देख लिए हों
फिर भी जब आपसे सवाल हारित का पूछा जाएगा तो आप यहीं से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आप देखिए, बाला 5 वर्ष, अब 5 में 6 जोड़िए, फिर जो आता है उसमें 9 जोड़िए, और जो आता है उसमें फिर 13 जोड़िए। और जब हारित आप पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे ऐड करके ही बताया गया है। तो पहले क्या करना है, बाला को 5 देख लीजिए, बाला की अवस्था 5 वर्ष होगी, इसमें 6 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 13 जोड़ दीजिए। बेहतर तरीका हो सीधे याद कर लीजिए, बाला का 5 वर्ष, मुग्धा का 11 वर्ष, प्रौढ़ा का 20 वर्ष, प्रगल्भा 33 वर्ष की होगी। ठीक है, तो ये नाम दिया गया है। 33 वर्ष की किसी भी महिला ही बोलेंगे 33 वर्ष के लिए, उसको हम प्रगल्भा बोल सकते हैं। 20 वर्ष की किसी भी महिला को या लड़की को हम प्रौढ़ा बोल सकते हैं। 11 वर्ष को मुग्धा बोलेंगे, और बाला किसको बोलेंगे, 5 वर्ष के लिए बोलेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ से निकल के आती है कि पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम आयु कितनी मानी गई है, 25 से लेकर 50 वर्ष। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और स्त्री जीवन की जो सर्वोत्तम आयु मानी गई है वो 24 से लेकर 37 वर्ष मानी गई है, ध्यान रखिएगा। अब पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम आयु, मतलब पुरुष के पूरे जीवन पैदा होने से लेकर मरने तक का जो सबसे बेहतरीन समय होता है ये 25 से 50 होता है। यही तैयारी का समय होता है, यही नौकरी का समय होता है। स्त्री के जीवन की जो सबसे बेहतरीन आयु मानी गई है वो 34 से लेकर 70 वर्ष मानी गई है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 25 से 50 और 24 से 37 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था जो है श्रेष्ठ माना गया है, इसको हम लोग भी समझ सकते हैं। और वृद्धावस्था को हीन माना गया है। वृद्धावस्था को हीन माना ही गया है। कहा भी गया है चरक में, याप्या नाम है ना, जैसा जीवन चल रहा है बस वैसे ही चलने दीजिए। और इसीलिए बाल्यावस्था को श्रेष्ठ माना गया है और वृद्धावस्था को हीन माना गया है। अब अगर हम बात करें लास्ट में आके पराशर स्मृति की, देखिए पराशर स्मृति से को देखें, चाहे अमरकोश के देखो, चाहे शब्द कल्प द्रुम को देखें, सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं। फिर भी जब आप कंपटीशन में हैं या इस वय विभाजन को पढ़ रहे हैं, चाहे आपकी प्रॉप की किताब को देखा जाए तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और आप बेहतरीन तभी हो सकते हैं जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप सबको याद करें, क्योंकि आप पेपर सेट नहीं करेंगे न तो हम पेपर सेट करेंगे, पेपर सेट करने वाला कोई और होता है। तो पराशर स्मृति को अगर देखा जाए, यहाँ पर बाला के 4 भेद किए हैं। यही सवाल बन सकता है कि पराशर स्मृति के अनुसार बाला के भेद कितने होंगे, आपका उत्तर होगा 4। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तभी सही करके आएंगे। देखिए गौरी 8 वर्ष, रोहिणी 9 वर्ष, कन्या 10 वर्ष, रजस्वला 10 वर्ष से अधिक। तो इसको याद करने का तरीका भी होगा। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी क्लास कर चुके होंगे, हम याद कर लेते हैं क्या, गौरी कर 8, 9, 10 और 11। गौरी कर, अब पूरी पराशर की बात आपको जिंदगी भर के लिए याद होगा। गौरी कर, गौ से क्या हो जाएगा, गौरी। अब यहीं री में र मिल गया तो रोहिणी, कन्या और रजस्वला। गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। कहाँ शुरू होता है, 8 से शुरू होता है। तो 8 वाली गौरी कहलाएगी। 9 वर्ष की कन्या को हम क्या बोलेंगे, रोहिणी बोलेंगे। कन्या किसको बोलते हैं, 10 वर्ष के लिए। और रजस्वला किसको बोलते हैं, 11 वर्ष या 10 वर्ष के बाद। मतलब 11 लिख दिए ताकि हमको ध्यान रहे। 10 वर्ष के बाद किसी कन्या को हम रजस्वला बोल सकते हैं। तो शब्द याद रखना है, गौरी कर, गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। 8, 9, 10 और 10 के बाद। अब यहाँ 3 शब्द और मिलता है। जातिहार हम किसको बोलते हैं, तुरंत जन्मे वाले बालक को। और श्रद्धा जात किसको बोलते हैं, 1 से लेकर 7 वर्ष के बालक के लिए। ये भी कहीं आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न से ही इसको कलेक्ट करके नोट्स में डाला गया है। देखिए जातिहर कहते हैं तुरंत जन्मे हुए बालक को। कोई बालक तुरंत पैदा हुआ उसको जातिहर कह सकते हैं, जातिहार कह सकते हैं। और श्रद्धा जात हम किसे कहते हैं, 1 से लेकर 7 दिन के बालक को। स से श्रद्धा, स से 7, मतलब 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के बालक को हम जो शब्द यूज करते हैं श्रद्धा जात कह सकते हैं। जो है बात आती है पोगंड की, तो पोगंड को यहाँ ध्यान रखिएगा, 5 से लेकर 10 वर्ष के बालक को। पहले नोट्स में हम 16 साल लिखे हुए थे
वो कहीं किताब से ही हम लिखे थे या प्रश्नों से लिखे थे, हमें ऑथेंटिक नहीं लगा, इसलिए हमने उसको करेक्ट कर लिया है। 5 से 10 या 16 वर्ष का बालक ऐसा लिखा होगा, उसको काट दीजिएगा। आप केवल 5 से लेकर 10 वर्ष के बालक को क्या याद करेंगे? पोगंज। और ये डिवीज़न दिया किसने है? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश में आपको मिलता है। और ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं, इन किसी आचार्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि किसी एक तरह की चीज़ों को एक ही जगह लिखें, है ना। इसलिए अलग अलग जगह मिलता है। ये पूरी भाव डिवीज़न इसके पहले ही पढ़े तो वहाँ ये बात नहीं लिखी हुई है। तो आप भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। पोगंज की आयु कितनी होती है? 5 से लेकर 10 वर्ष। पोगंज देखिए लग रहा है कि बड़ा बदमाशी वाला समय होता है ना। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और 5 से 10 साल रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोगंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोगंड। याद रहेगा एक ही बार में। अब हम थोड़ा इन दो आचार्य नहीं, इन दो ग्रंथों को देख लें। एक होता है अमरकोश और दूसरा होता है शब्दकल्पद्रुम। ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं, आयुर्वेद से थोड़ा संबंधित कह सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य विषय आयुर्वेद नहीं है। इनका मुख्य विषय होता है शब्दकोश। कोई किसी शब्द का, जो संस्कृत के शब्द हों, उनका मतलब क्या निकलता है। जैसे आज के समय में हम डिक्शनरी कह सकते हैं, डिक्शनरी को भी शब्दकोश ही कहा जाता है। तो वैसे ये दो ग्रंथ हैं, इसमें इनके नाम को देखें और इनके उम्र को देखें तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एक आता है बाल्या, ये 5 वर्ष तक होगा। पोगंज कितना होता है? 5 से 9 वर्ष होता है। किशोर कितना होता है? 5 से 16 और यौवन 16 के बाद। अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यौवन अवस्था अमरकोश के अकॉर्डिंग कब होती है, तो 16 वर्ष के बाद शुरू होती है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने ऐड किया है, आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। हम हर बार क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। कोई भी चीज़ें ऐसी लगती है कि हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। जब आप नया पेपर देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अगर हमारा प्रश्न यहाँ से आ जाएगा तो मेरे बच्चे कैसे सही करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा अपडेट मिलेगा आपको जो है। और इसमें सब कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, 2% 5% चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको बोलेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए हम करते हैं। जब मैंने ये जब ये पाठ हम पढ़ाने के लिए तैयार किए तो खुद हमने 2-3 घंटे किताबों को पढ़े, यहाँ वहाँ से देखे, तब हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको एक अच्छी बात मान के इसको आप स्वीकार करिएगा। तो अमरकोश को अगर देखें तो अमरकोश कहते हैं बाल्या, पोगंड, किशोर और अब बाप का यौवन। हम बाप का यौवन, भाई देखिए यौवन मतलब युवा अवस्था। बाप का यौवन, बाप का यौवन, इसे 2-3 बार बोलने से आप क्या आ जाएगा? क्या डिवीजन क्या किए? बाल्यावस्था, फिर पोगंड अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था। भाई सभी जानते हैं कि हमारे बाप का यौवन क्या हो? अमर रहे, बढ़िया रहे, लंबे समय तक चले। तो अमर कोश का ये डिवीजन आपको ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था, पोगंड, किशोर और यौवन। जब भी हम पढ़ाते हैं तो बीच में कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं, और जो हम बोलते हैं बहुत सोच के बोलते हैं, और इससे आप क्या करते हैं? चीज़ों को बहुत ईजिली याद कर लेते हैं। ठीक है, 5 हो गया, ठीक, बाल्यावस्था 5 वर्ष है। अब देखिए 9 और 16 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 9 जो है 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। आपको हर बार वर्ग तक नहीं पहुंचना होगा, लेकिन अगर एक बार आप याद कर लिए कि अमरकोश के अनुसार 5 के बाद 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 5, 9, 16 और 16 के बाद यौवन अवस्था आ जाएगा। ठीक है, लगभग यही बात आपको शब्दकल्पद्रुम में मिलता है, कौमार। अब केवल डिफरेंस यही है कि जो बाल्या बोले हैं वो कुमार बोल दिए हैं, बाकी लगभग तरीका वही है। 5, 10, 16 और 16 के बाद, तो आप उनका याद कर लीजिए। 5, 9, 16 और 16 के बाद यहाँ 9 की जगह आप क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। तो कौमार अवस्था 5 वर्ष तक, पोगंज अवस्था 10। अब देखिए 5 से 10 वर्ष के बालक को पोगंज शब्द कल्पद्रुम भी कहे हैं, और यहाँ हमारे प्यारे भाव प्रकाश भी बोले हैं जो 16वीं शताब्दी के हैं। तो शब्द कल्पद्रुम को देखिए तो कौमार अवस्था 5 वर्ष तक, पोगंज 10 वर्ष तक, किशोर 16 वर्ष तक, और 16 के बाद की अवस्था क्या कहलाती है? यौवन अवस्था कहलाती है।
ठीक है। तो इतना क्लास लेने के बाद आप सभी लोग अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस आचार्य के अनुसार आप किस वय में आते हैं, ये अच्छी बात होगी। फिलहाल ये लेक्चर निसंदेह बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं था, फिर भी हमने कोशिश किया कि इसको आपको हम क्लियर करें इतना याद करके। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप हमसे मिलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा देख सकते हैं, आगे अगर टॉपिक लिखा हो तो ये अच्छी बात होगी। और नवजात शिशु परिचर्या बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कल आज इस लेक्चर को हम आपको शाम तक बैच में डाल देंगे और नेक्स्ट क्लास में नवजात शिशु परिचर्या पढ़ेंगे। निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल की क्लास आप फिर अटेंड करेंगे जरूर। थैंक यू आप सभी लोग को।